मिशन जब बड़ा हो, मंजिल के आगे चुनौतियां खड़ी हो तो फिर हौसले और मेहनत के दम पर कामयाबी की कहानी लिखनी पड़ती है। पीएम मोदी के मिशन मुंबई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। बीजेपी के लिए ये चुनौती शिवसेना और एनसीपी के टूट के बाद बने नए सियासी समीकरण में महाराष्ट्र में अपना मैजिक फिर दिखाने की है। दो रैली, एक मेगा रोड शो, वो भी सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र में। मिशन महाराष्ट्र के लिए पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है। ये बात सिर्फ आज की रैली और रोड शो के आधार पर हम नहीं कह रहे हैं। 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में पीएम की रैलियों की तादाद डबल हो गई है। तीसरे चरण से पहले वो महाराष्ट्र में 12 सभाएं कर चुके हैं, जबकि 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कुल 9 सभाएं की थी। इस बार महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैलियों की संख्या 20 से 22 के बीच रहने वाली है। आज भी पहले डिंडोरी और फिर कल्याण में उनकी रैली है। जाहिर है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने और सहयोगियों की सीटों की संख्या बढ़ाने में जुटी है। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ मिलकर एनडीए के विजय रथ को रोकने में लगे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में पीएम मोदी का घाटकोपर में होने जा रहा रोड शो काफी अहम होने वाला है। बीजेपी ने मुंबई उत्तर पूर्व सीट से मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ दो सहयोगी अनुराग जोशी और शिवानी जुड़ रही है, जबकि चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक तेजस मेहता। आइए सबसे पहले चलते हैं मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा के पास। मेगा रोड शो से पहले लोगों में कितना जोश है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रोड शो जो है वो आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंच चुका है। तस्वीरों के जरिए घाटकोपर पूर्व की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरह से 3D स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री के रोड शो का आगाज किया जा रहा है। आसपास की सोसाइटीज में लोग अभी से अपनी खिड़कियों पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर 7 अलग अलग पॉइंट्स पर जो है प्रधानमंत्री इस 2.5 किलोमीटर के रोड शो को पूरा करने वाले हैं। शाम के 6:30 बजे के करीब जो है ये रोड शो शुरू होगा, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार नजर आएंगे। सबसे पहले हाईलाइट में आपको बता दूं यहाँ पर वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की ये वो प्रतिमा जिसके ऊपर पुष्पारोपण जो है वो किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से रैली की शुरुआत होनी है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो ढोल ताशे नगाड़े हैं वो यहाँ पर बजाए जाने वाले हैं। तो सांस्कृतिक म्यूजिक के साथ जो है सांस्कृतिक संगीत के साथ स्वागत किया जाएगा। छोटे बच्चे जो हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये महाराष्ट्र की एक वेशभूषा में तैयार हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के कई अलग अलग इलाकों में रोड शो की है, सभाएं की हैं, जहां पर असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी सहित शरद पवार, उद्धव ठाकरे को बड़े मैसेजेस दिए हैं, विपक्ष को ललकारा है। और इसीलिए जब मुंबई में ये शक्ति प्रदर्शन भाजपा द्वारा किया जाएगा प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, तो इसे विपक्ष कैसे देखेगा ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री लोगों को, मुंबई वासियों को देते हैं। मुंबई की 6 सीटों में से 3 सीटों पर शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई है और इसीलिए प्रधानमंत्री का इस इलाके में आना, जो कि मराठी, गुजराती और जैन समाज के लोगों को आकर्षित करेगा, ये साफ तौर पर एक बड़ा संदेश आगे आने वाले 20 मई के चुनाव में देखने को मिलेगा।
धन्यवाद शिवानी इस पूरे अपडेट के लिए। और अब चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक तेजस। तेजस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि पीएम मोदी का पहला मुंबई में रोड शो होने जा रहा है आज, और आप इसको राजनीतिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि यह रोड शो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए कितना अहम साबित होगा? देखिए, ये बहुत ही अहम फेज है ये चुनाव का। जो पांचवा फेज है, ये भाजपा के लिए और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत ही अहम है। जो नई शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो आज शिवसेना कही जाती है, उनके लिए भी एक पहली बार हम देखेंगे कि ये इलाका जो है, ये पूरा ये 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, मैं नाम बता दूं आपको। धुले, डिंडोरी जहां एक रैली होने वाली है, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे और मुंबई के 6 जो लोकसभा सीट्स है, ये पूरा जो इलाका है, ये ज्यादातर भाजपा और शिवसेना ने 2019 में जीता था। हम बात करें आंकड़ों की तो भाजपा ने 6 सीट्स जीते थे और शिवसेना ने 7 सीट्स जीते थे। अब सबसे बड़ी चुनौती दोनों अलायंस के सामने यही होगी कि अभी कैसे जो वोट्स है वो बांटे जाएंगे। क्या जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो भी वोटर्स है, वो कट्टर है, कहते हैं वो बड़े, वो कभी वोट बदलते नहीं है, और शिवसेना और बाला साहिब की जो एक लेगेसी है पार्टी में, उनको ही देंगे। भले आप नाम आप बदल दे कि इस पार्टी का नाम बदल गया, नेता बदल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप बात करेंगे तो शिवसेना के नेता ये हमेशा कहेंगे। तो देखने की बात अभी ये होगी कि जो वो कह रहे हैं हकीकत में होता है या नहीं होता है। दूसरी बात, जब हम एमबीए की बात करें, जो महाविकास आघाड़ी है, पहली बार देख रहे हैं कि अभी शिवसेना जो अब मुंबई में अभी 4 सीट, अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो 4 सीट लड़ने वाली है। अब वो ऐसे इलाके में लड़ने वाली है जहां उनको मुसलमानों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, कांग्रेस के वर्कर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्या उन्हें वो वोट मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, जहां भी कांग्रेस जहां लड़ रही है, इतने सालों तक शिवसेना के जो वोटर्स थे, वो नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए भाजपा का वोट कैंडिडेट को वो जिता रहे थे। अब मामला पूरा बदल गया है, पलट गया है। अभी उन्हें जिताना है एक कांग्रेस के कैंडिडेट को। सबसे बड़ी बात किसी को मालूम नहीं है कि ये कैसे ऑन द ग्राउंड वोट ट्रांसफर की जब बात आती है, तो पहली बार हम देखेंगे कि यहाँ क्या होने वाला है। तो इसी वजह से जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ा इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे वोटर के मन को, कि देखिए हम यहाँ है और हमारी पार्टी सही शिवसेना के साथ है, सही सही एनसीपी के साथ है। वो जो एनसीपी है वो गलत है, वो जो शिवसेना है वो गलत है। हमारी जो नई अलायंस है, वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। तो आप इसकी वजह से हमारे कैंडिडेट्स को वोट दीजिए और जिताइए। मेरा एक और सवाल है कि 2019 में पीएम मोदी ने जिस तरह की जनसभाएं की थी, उसमें उनकी संख्या काफ़ी कम थी, और इस बार पॉलिटिकल समीकरण भी दूसरे हैं। तो आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके मुकाबले ये कितना मायने रखता है पीएम मोदी के लिए? देखिए, 2019 में एक नेचुरल अलायंस थे, शिवसेना और बीजेपी। ये नेचुरल अलायंस से 25 साल से चल रहा है। उनका एक एक ऑलमोस्ट पारिवारिक रिलेशनशिप है। अभी जो ये हुआ है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एनसीपी और शिवसेना दोनों साथ में आ गए हैं। इसी वजह से जो एक कंसिस्टेंसी थी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, दो बड़े दल थे। एक था एनडीए का, भाजपा और शिवसेना का, और दूसरा था यूपीए का, या अभी इंडिया अलायंस कहते हैं, वो था एनसीपी का और कांग्रेस का। तो उसमें वोटिंग पैटर्न्स बहुत क्लियर होते हैं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी, पिछली बार आप जो जिक्र कर रहे हैं, वो कम आए थे, रैलीज कम हुई थी। अब मामला पूरा बिगड़ गया है। एक तरीके से देखें तो वोटर कंफ्यूज हो गया है। जाहिर सी बात है कि जब आपको दोबारा उनको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को भी कई बार आना पड़ेगा समझाने के लिए कि अब कैसे मामला बदल गया है, कौन
असली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी के, उनसे हिसाब से। और इसकी वजह से ही ये जो रैलीज है हम देख रहे हैं कि रैलीज बढ़ गई है इस दफा। जिस तरह से आपने अभी बताया कि मोदी जी को क्योंकि पूरा समीकरण बदल गया है, तो मेरा एक और सवाल है कि साउथ मुंबई में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज़्यादा है और अभी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में मुस्लिम वोटर्स का रुझान जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, मुंबई में लगभग 22% मुस्लिम आबादी है, तो ये किस तरह का रोल प्ले करेगी इस चुनाव में? देखिए, अभी हम बात करें तो पिछले दो चुनावों की, 2014 और 19 में, तभी भी शिवसेना और भाजपा जब साथ में थे, तब भाजपा ही जीता था। तभी भी मुसलमान वोट काफी हद तक कांग्रेस को ही गए थे, एनसीपी को गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा, वहाँ बोहरी समाज भी है जो प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में करते हैं। तो एक हिस्सा जो है मुसलमान वोट का है, वो भाजपा और बीजेपी सेना को तभी मिला था। इस बार आपकी बात सही है कि ये ज्यादा मुश्किल होगा ये कन्वर्शन करने में। क्या कांग्रेस अपने वोटर्स को कन्विंस कर पाएगी, समझा पाएगी कि यही जो पार्टी जो हम पहले हम आरोप कर रहे थे कि 2000 के मुंबई के जो दंगे हुए थे, इसमें ही शिवसेना की जो पार्टी थी, उन्होंने ही मुसलमान को जो एक तरह से मारा था, कत्ल हुए थे। ये आरोप कांग्रेस और एनसीपी बहुत सालों से कर रही है। तो अभी कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि उनके वोटर्स को, मुसलमान वोटर्स को कन्विंस करे। और क्या ये वोट ट्रांसफर होता है? हम देखें तो शिवसेना ने उनका जो एक बयानबाजी का एक मुसलमानों के खिलाफ था, वो काफी कम हो गया है जब से उद्धव ठाकरे जी आए हैं। और सामना में भी हम ऑलमोस्ट कभी देखते नहीं आजकल कि वो मुसलमान के खिलाफ इतना बोलते हैं। तो वो पूरा देखते, पॉलिटिक्स में एक आर्ट होता है, कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं और नई रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मुसलमान वोटर्स के लिए भी नई रियलिटी है कि हम कांग्रेस को वोट दे या हम शिवसेना को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे, वो एक ही बात है। आज के समय में समय बदल सकता है, चीजें बदल सकती है, लेकिन आज की हकीकत क्या है वो अलग है। क्या वो वोटर समझ पाएंगे मामला, वो सवाल वही उठ रहा है। बस इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जहां से पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है वहां से जुड़ गए हैं। तो अनुराग जोशी और ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल अनुराग से। अनुराग, किस तरह की तैयारियां वहां नजर आ रही है? पीएम मोदी का पहला रोड शो होने जा रहा है मुंबई में, किस तरह का लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है? मोदी जी का स्वागत करने के लिए बहुत लोग यहाँ पे हैं और मेरे चारों तरफ अगर आप देखें तो काफी तादाद में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं ये देखने के लिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी करीब 8 बजे यहाँ पे आने की अपेक्षा है और अभी ही आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे ढोल पीटे जा रहे हैं मोदी जी के स्वागत में। अभी करीब 3 घंटे में मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं और कई झंडे और कई बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। मुंबई का घाटकोपर एरिया है जहाँ पे ये रोड शो होने वाला है। ऐश्वर्या, आप बताइए किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? पीएम मोदी का पहला रोड शो है मुंबई में और किस तरह के प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं? यहाँ पर देखें तो लेजिम बैंड्स वगैरह काफी सारी हाई पिच सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर अगर आप देखें। और अगर इस लोकेशन की बात करें तो फिलहाल कई सारे लोग करीब 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो घाटकोपर का एरिया है ये सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही है जहाँ पर जो बिलबोर्ड कोलैप्स हुआ था। तो काफी जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं सुबह से ही। अगर हम ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें तो लोग शायद घाटकोपर के ही लोग शायद भूल चुके हैं कि 2 दिन पहले यहाँ पर ब्रिज कोलैप्स हुआ था। पर वो सारी चीजें साइड में रख कर
मुंबई जो एक फास्ट पेस सिटी है शायद मूव ऑन कर चुका है और मोदी जी के स्वागत के लिए सब लोग यहाँ पर तैयार है। कई सारे लोगों ने कमल का फूल, मोदी जी के कटआउट्स और बहुत सारे फ्लैग्स आप देखें, लोग उनके लिए पेंटिंग्स और कई सारी कविताएं लिखकर लेकर आए हैं। पर उससे ज्यादा क्रूशियल ये रोड शो और मोदी जी की ये विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेज 5 जो है महाराष्ट्र का वो शुरू होने जा रहा है 20 मई को और उस वजह से डिंडोरी कल्याण में जो एकनाथ शिंदे जी हैं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा नॉर्थ मुंबई में पीयूष गोयल है और घाटकोपर जैसा कि आप जानते हैं एक हॉटस्पॉट है, स्पेशली हमारी गुजराती कम्युनिटी यहाँ पर कई सारी तादाद में यहाँ पर रहती है, तो कई सारे लोग और फॉलोअर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ओवरऑल देखते हैं कि इस रोड शो के बाद में हमारे महाराष्ट्र में किस पार्टी का मेजॉरिटी आएगा। एक है महाविकास आघाड़ी और दूसरा है महायुति यानी ग्रैंड अलायंस बीजेपी और बाकी सारी पार्टीज के साथ। तो ओवरऑल किसको सीट मिलेगी और कौन मेजॉरिटी में आता हुआ नजर आएगा महाराष्ट्र में, ये आगे चलकर देखेंगे। धन्यवाद करेंगे ऐश्वर्या का, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और एक बार फिर तेजस आपके पास आते हैं एक और सवाल के साथ। तो क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना की कमी को पूरा कर पाएगा? बाला साहेब ठाकरे के जमाने से बीजेपी और शिवसेना का साथ रहा था। जनमानस के मन में इस गठबंधन को लेकर किस तरह की छवि बनी हुई है? देखिए, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही इमोशनल उनके वर्कर्स होते हैं, उनके वोटर्स होते हैं, उनका लगाव बाला साहेब ठाकरे के प्रति था। वो उनके मराठी माणूस के लिए लड़ रहे थे, वो मुंबई के लिए लड़े हैं, वो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र का जो अलग एक राज्य बना उसके लिए लड़े हैं। तो एक लंबा सफर रहा है बाला साहेब ठाकरे जी का महाराष्ट्र की राजनीति में। और जब ऐसे हालातों में जब भी हम देखते हैं कि एक पार्टी का एक बंटवारा होता है, तो पहले जब देखेंगे 2010 साल पहले इसके, जब राज ठाकरे अपनी पार्टी अपने चाचा जी से अलग हो गए थे, शिवसेना से अलग हुए थे, उसके बाद भी लोगों ने अपना जो शिवसेना के वोटर्स है, जो ठाकरे परिवार के जो एक तरह से वोटर्स है, समर्थक है, वर्कर्स है, उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो दिया था उद्धव ठाकरे को। राज ठाकरे को इतना नहीं मिला था। तो वो देख के हम आगे जाए तो जाहिर सी बात है कि जो भाजपा है उनके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि क्या इस बार भी इनके समर्थक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, कि क्या वो देखेंगे एकनाथ शिंदे में जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन जो है शिवसेना का वही चला रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने तेजस की इस सवाल का जवाब तो अब हमको 20 मई को देखने को मिलेगा और इसके साथ जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पिक्चर पूरी क्लियर हो पाएगी। इसी के साथ शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच का। इसे बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं आज कौन से वो 5 शहर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपका आज स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे मैं दिन भर के सबसे बड़े एक्शन वाले शहर आपके लिए लेके आता हूं। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड स्पेसेस सीमेंट्स फोकस में रहेगा।
इनके मार्च क्वार्टर के नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए हैं, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, ये उनकी जो एनर्जी बिजनेस है उसको वो अलग से डिमर्ज करने वाले हैं और उसको फिर से लिस्ट करेंगे। यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं आपके सीमेंट्स में, तो उनकी जो एनर्जी आर्म है वहाँ पे भी आपको एक शेयर मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि एक अच्छी वैल्यू एक्रेटिव मूव भी है। अब तो 3-4 इंपॉर्टेंट बात ऑलरेडी हमने सीमेंट्स में देख ली, लेकिन ब्रोकरेजेस की भी अपग्रेड्स आने लगी हैं। यहाँ पे जेफरीज ने टारगेट प्राइस हाइक कर दिया है, 5,575 से बढ़ा के 8,000 कर दिया है और ये आंकड़ा बड़ा भी हो जाता है। इनकरेड ने भी टारगेट प्राइस हाइक कर दिया है, पहले तो सिर्फ 4,400 था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा के 7,565 रुपीज़ कर दिया है। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक और अनाउंसमेंट मैं जोड़ता हूँ, 1,000 करोड़ के ऊपर का कैपेक्स भी हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका जो रब ऑफ इफेक्ट है हमने एबीबी में भी देखा था थोड़े दिन पहले, जहाँ पे अच्छी कॉल आई थी। और भारत के जो कैपिटल गुड्स प्लेयर है थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स, इनमें भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स स्पेस एमएनसी ले लीजिए या इंडियन ले लीजिए, दोनों ही स्पेस में जो है स्टॉक्स में अच्छी वॉल्यूम्स और मूवमेंट देखने मिली है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक रहेगा सिप्ला। यहाँ पे जो है दिन के शुरुआती ट्रेड में जो है 2.5% स्टेक इक्विटी एक्सचेंज हैंड्स हुई। एक्सपेक्टेड कि प्रमोटर्स सेलर थे, लेकिन प्रमोटर्स ने जो है बाद में क्लैरिफाई भी किया कि उन्होंने जो है ये स्टेक सेल जो की है कैश नीड्स के लिए की है और ये जो आने वाली जो यूजेज है वो फिलैंथ्रोफी और जो है आगे जाते हुए चैरिटी यूज़ के लिए करने वाले हैं। और ओवरऑल उनके जो प्रमोटर्स की कमिटमेंट है कंपनी में अभी भी बरकरार है। तो ये आश्वासन देने के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आई शुरुआत के ट्रेडिंग सेशन में और वन द टॉप गेनर्स निफ्टी इंडेक्स में था। तो हमने तो पहले सीमेंट्स की बात कर ली और सिप्ला की बात कर ली, लेकिन अब तीसरा क्या स्टॉक है ये फोकस करते हैं। यहाँ पे LIC इंटरेस्टिंगली बहुत दिन बाद एक अच्छा जंप दिखाया है दिन के ट्रेड में। यहाँ पे अहम डेवलपमेंट आई है जहाँ पे सेबी ने ग्रांट किया है 3 साल और एक एक्सटेंशन मिला है जहाँ पे वो अपना 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग कर सकते हैं। याद रखिए अभी उनका जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है आप कह सकते 10% से जो है कम है, तो धीरे धीरे करके जो है वो अपनी स्टेक को बिकवाली कर सकते हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो सेबी का एग्जेम्पशन आया और इसके कारण जो है स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है। चौथा स्टॉक रहने वाला ओबरॉय रियल्टी। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और हमने ऑपरेशनल अपडेट भी देखा था जहाँ पे रेवेन्यू, पैट, एबिडा, सेल्स सभी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आए हैं। और इंटरेस्टिंगली ये भी बात बता दो कि बाकी अन्य रियल्टी स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि NCR बेस्ड प्लेयर्स की जो है लॉन्चेस की न्यूज़ फ्लोज के कारण भी स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही थी। हमारा पांचवा और आखिरी स्टॉक रहने वाला है, 2 अहम लिस्टिंग्स आज दिन के ट्रेड में हुए हैं, उनको हम फोकस पे लाएंगे। सबसे पहला है TB टेक। TBO टेक जो है बेसिकली आपका SaaS प्लेटफॉर्म है ट्रैवल के लिए और इनका जो लिस्टिंग शानदार लिस्टिंग हुई है, 50% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने मिला है। और इंटरेस्टिंगली जब अब वैल्यूएशन क्या हो जाती है कि थोड़ी हायर साइड में हो जाती है और ऑफ कोर्स इसका जो पीयर सेट है वो रेट गेन ट्रैवल है अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें तो। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो IPO लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी आपके आधार हाउसिंग फाइनेंस की। देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और इनका जो लिस्टिंग था लग सुस्त लिस्टिंग जो है माना गया था, लेकिन हालांकि याद रखिए जो वैल्यूएशंस बाज़ार को देखने मिल रहे थे उसके कारण बाद में जो है स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने मिली और आप कह सकते हैं कि 10 से 20% तक का जो सफ़र है उन्होंने तय किया। तो ओवरऑल जो है लिस्टिंग्स की बात करें तो आप कह सकते हैं अच्छे लिस्टिंग्स दोनों के ही देखने मिले हैं और न्यूज़ फ्लोज बहुत अच्छी देखने मिले, स्पेशली आपके ब्रॉडर इंडिसेस में भी। तो ये ओवरऑल 5 का पंच है जो आपको जो है रेलेवेंट रहेगा और ये आप नोट ज़रूर कर लें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।